साथियों, सोयाबीन की खेती में कीड़ों के प्रभाव से बचने के लिए हमारे किसान भाई रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग आमतौर पर करते हैं, किंतु ये कीटनाशक बहुत ही जहरीले होते हैं, जिनका हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा परिणाम होता है। तो आज के इस अंक में डॉक्टर अमरनाथ शर्मा जी से हम जानेंगे कि रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते समय हमें क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और किस तरह से इसका सुरक्षित उपयोग हम कर सकते हैं। किंतु सबसे पहले हम देखेंगे इस सप्ताह के मुख्य समाचार और अंत में हर बार की तरह हम लाए हैं समसामयिक सलाह, जिसमें डॉक्टर बीरू दुपारी जी से हम जानेंगे कि सोयाबीन की खेती में इस सप्ताह हमारे किसान भाइयों को क्या-क्या उपाय करने चाहिए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर द्वारा 20 जून को पोषण प्रबंधन हेतु सोयाबीन में संतुलित उर्वरक प्रबंधन के विषय पर किया गया ऑनलाइन कृषक संगोष्ठी का आयोजन। डॉक्टर एस डी बिल्लोरे द्वारा बताया गया सोयाबीन के लिए 4 प्रमुख तत्वों नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश एवं सल्फर का संतुलित प्रयोग महत्वपूर्ण। इनमें से किसी एक तत्व की कमी से भी शेष 3 तत्वों का नहीं मिलेगा सही लाभ। 21 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्थान में किया गया योग सत्र का आयोजन। वैज्ञानिकों, अधिकारियों तथा श्रमिक वर्ग में दिखा उत्साह। केंद्र सरकार की SC/SP परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के ग्राम बाफापुर, जिला सीहोर के चयनित किसानों द्वारा BBF पद्धति से शुरू की गई सोयाबीन की बुआई। संस्थान के कार्यवाहक निदेशक डॉक्टर नीता खांडेकर द्वारा किया गया कर्नाटक लिंगायत शिक्षा कृषि विज्ञान केंद्र बेलगावी का दौरा। 3S1Y परियोजना के अंतर्गत उत्पादन वृद्धि पर की चर्चा। किसान भाइयों, आम तौर पे जब किसी भी फसल में कीट नियंत्रण की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग की बात याद आती है। रासायनिक कीटनाशक निस्संदेह बहुत अच्छे कीट प्रबंधन के उपाय हैं, लेकिन उसका उपयोग करते समय कुछ सावधानियां हमें ज़रूर बरतनी चाहिए। अगर ये सावधानियां हम नहीं बरतें तो हो सकता है कि आपको उतना लाभ न मिल पाए जितना कि आपने पैसा खर्च किया है उसमें। आप लोग सभी जानते हैं कि रासायनिक कीटनाशक जहरीले होते हैं, इसलिए उनको कभी भी नंगे हाथों से उनको उपयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा दस्ताने पहन के रहें और हाथ से मिलाने की बजाय किसी लकड़ी से या छड़ी से उसको मिलाना चाहिए। एक बात और आती है कि आजकल किसान भाई ट्रैक्टर चलित स्प्रेयर का उपयोग करते हैं और ट्रैक्टर में 300-400 लीटर पानी भरा, जैसे कि उसकी टंकी की कैपेसिटी होती है, और उसमें जितना कीटनाशक आपको बताया जाता है उतना डाल देते हैं। देखिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको कीटनाशक का घोल बनाने से पहले एक थोड़ी सी मात्रा में 15 से 20 लीटर की बाल्टी में आप उसको कीटनाशक को घोलें और उसको लकड़ी से अच्छे तरह से हिला के देख लें कि वो पूरी तरह से घुल गया है कि नहीं। अगर आप सीधे सीधे ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर की टंकी में डाल देते हैं तो हो सकता है कि कीटनाशक नीचे नीचे बैठ जाए और ऊपर ऊपर सिर्फ पानी रहे। तो जो मैंने बोला कि बाल्टी में मिला के उसको देख लें, उसका एक अलग से घोल बना लें और फिर उस घोल को अपनी ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर की टंकी में डालें और उसको अच्छी तरह से हिला लें। जो भाई नैपसेक स्प्रेयर का इस्तेमाल करते हैं, आमतौर पे देखने में आता है कि वो अनुशंसित मात्रा उस पानी की खेत में नहीं डाल पाते हैं। जो अनुसंधान कहता है, उसके परिणाम कहते हैं, उसमें ये निश्चित कर लिया गया है कि 1 हेक्टेयर की सोयाबीन की फसल पे कम से कम 450 से 500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है उस फसल को अच्छी तरह से कीटनाशक के फैलाव के लिए। क्योंकि अगर आप नैपसेक स्प्रेयर से डाल रहे हो और पत्तियों के सिर्फ ऊपर कीटनाशक का छिड़काव हो गया है, तो नीचे की पत्तियों पे जो कीड़े हैं वहाँ पे बैठ के, आमतौर पे दोपहर को बैठ के नीचे ही बैठ के खाते रहते हैं वो, तो वहाँ तक कीटनाशक पहुँचेगा नहीं आपका और वो अंदर ही अंदर नुकसान करते रहेंगे और इसलिए पूरा नियंत्रण भी नहीं मिलेगा आपको।
और इस तरह के क्रिया से जो कीड़े बच जाएंगे उनमें उस कीटनाशक के प्रति प्रतिरोधी क्षमता भी बढ़ती जाएगी। तो ये बात आप गांठ बांधकर ध्यान रखें कि जितना पानी आवश्यक है 1 हेक्टेयर में फसल पर कीटनाशक छिड़काव के लिए उतना पानी अवश्य लें। हाँ, कभी कभी ये समस्या आती है कि आपके जो दूर दराज के खेत हैं वहाँ पे पानी ले जाना थोड़ा सा दुष्कर काम होता है, तो उसके लिए भी हमारे पास में एक विकल्प है। अगर आप पावर स्प्रेयर का, जो मोटर से चलता है, इंजन चालित जो पावर स्प्रेयर है, उसका इस्तेमाल करें तो उसमें सिर्फ 120 लीटर पानी लगता है और आपकी 1 हेक्टेयर की फसल पे छिड़काव हो जाता है। और उससे छिड़काव बड़ा असरकारक भी होता है क्योंकि उससे फव्वारा इतना तेज़ हवा के साथ निकलता है कि पूरा पौधा हिल जाता है और नीचे और ऊपर की पत्तियां अच्छी तरह से तरबतर हो जाती हैं कीटनाशक से। तो उसका उपयोग कर सकते हैं। कम पानी में भी आप 1 हेक्टेयर की सोयाबीन की फसल पर दवाई छिड़क सकते हैं। और जैसा मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि जब भी कीटनाशक का उपयोग करें अपने आप को सुरक्षित जरूर रखें। आँख पे चश्मा कम से कम लगाएं, नाक पे एक गीला गमछा लगा लें, फुल आस्तीन के कपड़े पहने, क्योंकि ये कीटनाशक अगर आपके शरीर के भाग पे पड़ते हैं तो जलन हो सकती है, किसी तरह की एलर्जी हो सकती है आपको और नुकसान कर सकते हैं। और अगर छिड़काव करने वाले को कोई भी नुकसान होता है, कोई भी उसकी तबीयत खराब होने के लक्षण लगते हैं तो तुरंत उसको चिकित्सक के पास ले जाएं और उसका प्राथमिक उपचार करवाएं। रासायनिक कीटनाशकों के साथ में बहुत सावधानी से उनका उपयोग करना चाहिए, ये मैं आपको आज बताना चाहता था। उम्मीद है आने वाले समय में आप अपनी सोयाबीन का इन चीज़ों का पालन करते हुए अच्छे से कीट प्रबंधन कर सकेंगे। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, साप्ताहिक सलाह में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, सोयाबीन की खेती किए जाने वाले देश के कई क्षेत्रों में मानसून पहुंचने की खबर मिली है। यह भी जानकारी मिली है कि कुछ एक ज़िले में बोनी के लिए पर्याप्त वर्षा हो चुकी है और किसानों द्वारा बोनी भी की जा चुकी है, जबकि कुछ किसान अभी भी पर्याप्त वर्षा होने का इंतज़ार कर रहे हैं और इस सप्ताह में उनके बोनी किए जाने की संभावना है। ऐसी स्थिति में हमारे जो सोयाबीन किसानों को क्या किया जाना चाहिए, इसके बारे में मैं आपकी आज की साप्ताहिक सलाह में आपसे जानकारी दूंगा। साथियों, जैसा कि ये जून महीने का अंतिम सप्ताह है, सोयाबीन की बोनी के लिए बहुत ही उपयुक्त समय है, लेकिन ये देखें कि आपके क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा हो, 100 मिलीमीटर वर्षा, तभी इसकी बोनी करें। दूसरी बात, जब आप बोनी करते हैं एक ही वैरायटी के ऊपर निर्भर ना रहें, अपने क्षेत्र के लिए या जलवायु के अनुकूल 3-4 किस्मों की खेती करें। तीसरी बात, जो भी आप बोनी के लिए बीज उपयोग में लेंगे उसका गुणवत्ता आप जांच लें। 70% अंकुरण क्षमता यदि है तो आपका बीज अच्छा है और उसी के आधार पर आप बीज दर निर्धारित करें। साथियों, पिछले कुछ वर्षों से जो विपरीत मौसम के कारण फसल में नुकसान हो रहा है और उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह सलाह है कि जहाँ तक संभव हो, यदि आपके पास मशीनें उपलब्ध है, बीबीएफ पद्धति या रीच फरो पद्धति से बोनी करें। और यदि ये मशीनें आपके पास उपलब्ध नहीं है तो बोनी के बाद में आप एक सप्ताह के अंदर अंदर देसी हल चला के नाली निकालने की व्यवस्था कर सकते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। अगली बात, बोनी के समय पे हमें सोयाबीन के बीज को उपचारित करना चाहिए फफूंदनाशक से, कीटनाशक से और राइजोबियम पीएसबी कल्चर से, जो कि इसका क्रम बना हुआ है, जिसको कि हम FIR कहते हैं। तो इसके लिए जो अनुशंसित फफूंदनाशक जो है, जो कि इस समय पे स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं, एक नया फफूंदनाशक पूर्व मिश्रित आया है इस साल, एजोक्सोस्ट्रोबिन प्लस थायोपिनट मिथाइल प्लस पायरोक्लोस्ट्रोबिन, ये 3 प्रकार के रसायन एक साथ मिले हैं, इसका आप ले सकते हैं। या दूसरा जो फफूंदनाशक है पेनफ्लूप्लेन प्लस ट्राइफॉक्सिस्टोबिन, ये अनुशंसित मात्रा इसकी दी जा चुकी है। इसके अलावा जो पॉपुलर जो फफूंदनाशक है थायरम, कार्बेंडिज़म या कार्बोक्सिन, उसकी भी मात्रा आप ले सकते हैं। फफूंदनाशक से बीज उपचारित करने के बाद में तुरंत आपको कीटनाशक से बीज उपचारित करना चाहिए, खासतौर से तना मक्खी और दूसरे जो कीड़े होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए। तो उसके लिए जो कीटनाशक है थायोमिथाक्सम 30 FS 10 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज, या
इमिडाक्लोप्रिड है जो कि 1.25 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इसको उपचारित करें। अभी तक आपने देखा कि फफूंदनाशक और कीटनाशक से उपचारित किया है और उसके तुरंत बाद आपको राइजोबियम और पीएसबी कल्चर से भी बीज को उपचारित करना चाहिए। और 2 प्रकार के इसमें कल्चर आते हैं, ब्राडिराइजोबियम जापोनिकम और दूसरा जो आता है पीएसएम कल्चर। तो दोनों की 5-5 ग्राम मात्रा लेनी है प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से और बोनी के तुरंत पहले इसको उपचारित किया जाना चाहिए और उसके बाद में उसकी बोनी करें। जब आप बोनी करेंगे उस समय पे जो खाद की मात्रा, उर्वरक की मात्रा उसी समय पे डालनी है। एक बार बोनी हो जाने के बाद में किसी भी प्रकार के उर्वरक का प्रयोग इसमें अच्छा नहीं है, जिससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। और इसकी जो मात्राएं है या 3 कॉम्बिनेशन वो मैं आपको इस बार बता रहा हूँ, जो कि इसकी पोषक तत्वों की जो अनुशंसित मात्रा है 25, 60, 40, 20 किलोग्राम NPKs प्रति हेक्टर ये मात्रा है। और इसकी पूर्ति हम जो कर सकते हैं, पहला कॉम्बिनेशन ये है 56 किलोग्राम यूरिया और 375 किलोग्राम सुपर फास्फेट और उसके साथ साथ 67 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश। ये पहला कॉम्बिनेशन हो गया, इससे आप पूर्ति कर सकते हैं। अगर ये नहीं करना है तो DAP का इस्तेमाल करने के साथ साथ जो DAP की मात्रा है 125 किलोग्राम प्रति हेक्टर और 67 किलोग्राम अलग से आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश इसमें मिलाना पड़ेगा। और उसके साथ साथ सल्फर की पूर्ति के लिए जो 25 किलोग्राम बेंटोनेट सल्फर की मात्रा आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन आपको नहीं डालना और तीसरा एक मिश्रित उर्वरक की एक कैटेगरी आती है, इसमें आजकल बाज़ार में मिलता है 12-32-16। इसकी मात्रा प्रति हेक्टर 200 किलोग्राम लगेगी, लेकिन उसके साथ में 25 किलोग्राम बेंटोनेट सल्फर आपको मिलाना पड़ेगा। बोनी के समय पे आप ध्यान रखें कि बीज दर है 65 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टर रखें। 10 सेंटीमीटर जो पौधों के बीच में की दूरी रखें और जो बीज की जो गहराई हो 2 से 3 सेंटीमीटर। जब आप बोनी कर लेंगे उसके तुरंत बाद यदि आप चाहते हैं कि खरपतवार नाशक के प्रयोग के लिए प्री इमरजेंस हर्बिसाइड यानी कि बोनी के तुरंत बाद वाले उपयोगी हर्बिसाइड का प्रयोग करना है, तो बोनी के तुरंत बाद या 3 दिन के अंदर अंदर, या हम ये कह सकते कि सोयाबीन के बीजांकुर ज़मीन में बाहर निकलने से पहले पहले प्री इमरजेंस हर्बिसाइड का प्रयोग कर देना चाहिए। और इसकी जो लिस्ट है अनुशंसित हर्बिसाइड की सूची इस समय पे आपके स्क्रीन पे दी जा रही है। आपको ये करना है कि इनमें से कोई भी एक ले और प्रयोग करते समय ये ध्यान में रखें कि पानी की मात्रा बहुत अच्छी से ले। यदि आप नैपसैक स्प्रेयर से अगर करते हैं खरपतवार नाशक का प्रयोग तो 450 लीटर प्रति हेक्टर पानी में अनुशंसित मात्रा मिला है खरपतवार नाशक की, या अगर पावर स्प्रेयर से करते हैं तो 120 लीटर प्रति हेक्टर के हिसाब से पानी की मात्रा आपको 1 हेक्टर क्षेत्र के लिए मिलानी पड़ेगी। तो ये थी इस सप्ताह की साप्ताहिक सलाह। मिलते हैं अगले सप्ताह में, तब तक के लिए नमस्कार।